आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। योगेश जी, 3 हफ्ते हो गए हमको बातचीत करते हुए और इस दौरान हमने आपकी जिंदगी के संघर्ष को भी जाना है और कई गानों के बनने की कहानी भी मेरी और आपकी इन बातों के जरिए हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। अब आज एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पिछले हफ्ते हमने बातचीत रजनीगंधा के टाइटल सॉन्ग पर छोड़ी थी। इसी फिल्म का एक गाना है, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है। जिंदगी की एक बड़ी ही अजीब और गहरी सी फिलॉसफी है। ये कहाँ से पकड़ी थी आपने? एक्चुअली ये भी पिक्चराइज था, तो वो पिक्चराइजेशन ने मुझे मदद की। ट्यून तो मुझे मालूम थी, दादा ने जो भी बनाई थी। तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही हम लोग थे और ये रजनीगंधा खत्म हुआ तो दूसरा गाना देख रहे हैं, सिचुएशन देख लो भाई क्या है। तो अभी तक तो देखा था वो फूल हर जगह, अमोल पालेकर फूल रजनीगंधा के। और अब यहाँ पर देखा तो बैठी हुई उधर देख रही है, ये इधर देख रहा है, दिल्ली आई है कुछ जॉब वॉब के लिए, और फिर वो सिगरेट लेके सोच रहा है और उसका पल्ला जो है वो छू रहा है, कुछ उसको कुछ एक अंतर्द्वंद चल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, अंतर्द्वंद चल रहा है, इसका मन इधर भी जा रहा है उधर भी डोल रहा है। और कहानी का भी कुछ ऐसे ही था, बिल्कुल, कि जो सामने है वही सच है। जी जी, कहानी का नाम ही है यही सच है, यही सच है ना। हाँ, कुछ ऐसा था। हाँ, तो फिर थॉट आया वहां से कि कई बार यूं भी देखा है, जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। हालांकि मन की कोई सीमा नहीं रेखा होती है, मतलब मैंने ऐसा एनालाइज किया था उस टाइम पे कि मन की क्या सीमा रेखा है, कहीं भी सोचो, दूसरे को क्या पता हम क्या सोच रहे हैं। मगर ये जो संस्कार होते हैं वो तो एक सीमा है। मन आजाद है इसका मतलब थोड़ी कुछ भी कर लेगा। बिल्कुल, एक नैतिकता होती है, एक नैतिकता तो होनी चाहिए ना, वो एक बंधन और एक सीमा रेखा बनती है। तो मन तोड़ने लगता है, मगर अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। क्या बात है योगेश जी, आपके कई गाने ऐसे आते हैं जो मन्ना दा ने गाए हैं शुरू से, बल्कि पहले गाने से। फिर बाद में आपके बड़े बड़े माइलस्टोन तो मन्ना दा के साथ ही हैं, जैसे तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, फिर आगे चल के आनंद का गाना, आगे हम कुछ और गानों की बात करेंगे। मन्ना दा से आपके किस तरह के संबंध रहे हैं और कितनी तारीफ उनसे हासिल हुई है? कोई घटना अगर उनसे जुड़ी याद आती है तो? मन्ना दा एक तो बहुत मजेदार थे, मतलब जॉली आदमी थे, बारीक मजाक जो उनके होते हैं, किसी की समझ में आए तो आए, किसी की समझ में नहीं आए। मन्ना दा ने 2 फिल्में की थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बिल्कुल, और की होंगी मुझे मालूम नहीं, मगर एक फिल्म थी सोनल, उसमें मन्ना दा का म्यूजिक था, गाने में मुझसे लिखवाए थे उन्होंने। और एक फिल्म और थी उनकी, उसका वो बनी नहीं बाद में, कलंकनी, उसका शायद 2 गाने रिकॉर्ड होकर के, और उसके गाने तो बजे भी थे सोनल के, लता जी का गाया हुआ गाना, फिर डुएट था मन्ना जी। मुझे गाने याद ही नहीं बिल्कुल, इतनी कोशिश की जी जी, बिल्कुल याद नहीं। और तब यहाँ रहते थे अपना ये जुहू पार्ला स्कीम में। बासुदा ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था उस पार, और उसमें 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे कि मतलब या तो ये या ये। तो उसमें एक म्यूजिक डायरेक्टर थे S.D. बर्मन और एक म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल। अच्छा, हाँ, तो वासुदा ने बोला योगेश तू चॉइस कर ले किसके साथ है। तो मैंने बोला साला पिक्चर तो हाथ से ना जाए, इसलिए चुपचाप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोल क्योंकि लक्ष्मीकांत जी ने 3 साल मुझे दौड़ाया, 3 साल। 10 बजे सुबह घर पे आइए, घर पे आता था, चाय पियेंगे साथ में, फिर मैं आया 5 मिनट में, फिर अपने तैयार हो करके, तब पार्ला ईस्ट में रहते थे, और वहाँ से पैदल अपना सिटिंग रूम में थोड़ी दूर पे था, मुझे साथ में लेकर के और गेट के पास आके, नमस्ते कल आइएगा फिर योगेश जी। हाँ, मैं 3 साल, मैंने बोला एक दिन लक्ष्मीकांत जी मैं भी गीतकार हूँ 3 साल से, ठीक है दोस्ती है जो भी है, अच्छा लगता है। तो मैंने जाना बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने अपने म्यूजिशियन को, शिरके था, फ्लूट बजाता था, उसको भेजा उनके यहाँ म्यूजिशियन ने खूब ऐश किया, टैक्सियाँ चलाने लगे,
कुछ ये कुछ वो, खूब कमाया, बहुत कमाया। और कभी कभी दूसरे शायरों के बारे में ऐसे, जैसे घर के लोग होते हैं, बोल भी देते थे क्या, तो मैं समझता था मेरा नंबर शायद लगेगा, अब मेरा नंबर लगा नहीं कभी। तो आपने वहाँ लक्ष्मी प्यारे को चुन लिया उस मैंने पार्ट के लक्ष्मी लिए। प्यारे चुन, तो मैंने ये बात मन्ना दा से, दादा एक फिल्म है जिसमें लक्ष्मीकांत जी हैं और बरमंदा हैं, तो आप बताइए कि क्या बेटर है। आप पागल हुए हैं, लक्ष्मीकांत जी आपको बहुत मिल जाएंगे। सेम यही वर्ड थे उनके। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। लीजेंड आदमी, आपको बरमंदा, बाप। मैंने बोला मगर उसके साथ एक रिस्क भी है दादा, क्या है कि पिक्चर मेरे हाथ से जाएगी, मुझसे क्यों लिखवाएंगे, उनके बारे में मुझे मालूम है, क्या मालूम है। मैंने बोला मैं, और सुरेश म्यूजिक डायरेक्टर था ना, वो चंदा लेने जाता था वहाँ, तो कौन है ऊपर से 5 रुपए का नोट। किसी को घर में घुसने नहीं देते हैं। मैंने मुश्किल है, बोला मैं ट्राई करता हूँ। बरमंदा शाम को अपना धोती वोती पहन करके और वो अपना सॉक्स पहन के, उस पर चप्पल पहन के, और मन्ना दा के घर जाया करते थे। तब मन्ना दा बांद्रा में, शाम को यहाँ आया करते थे। हाँ वहाँ आया करते थे, और मैं मन्ना दा के यहाँ कभी कभी जाया करता था। बांद्रा में उषा जी के यहाँ गए तो उससे वहाँ चले गए, तो मैं देखा करता था, तो करीब थे। और असिस्टेंट भी शायद कभी रहे उनके साथ में खेला भी करते थे। हाँ, दोनों फुटबॉल हाँ, के शौकीन हाँ, भी थे। हाँ, बैडमिंटन भी खेला करते थे। बराबर बराबर। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया एक दिन, मैं बड़ा डरते डरते मैं गया, तो देखा लेटे हुए हैं, मालिश हो रही है। तुम ऐसा देखा, तुम गान लिखता है? हाँ हाँ दादा मैं लिखता। मन्ना बाबू बोला हमको, क्या लिखा? मैं कंफ्यूज कि मैं कैसे इनको बताऊं क्या लिखा। फिर मैंने बोला वो ऋषि बाबू अच्छा डायरेक्टर है, और दादा वो हम सलील दा का म्यूजिक था, वो आनंद तुम लिखा? आनंद का गाना सुना हम, अच्छा गाना है, ऐसा सुनता है हम। मन्ना बाबू हमको बोला है, कौन डायरेक्टर कौन है? मैंने बासु चटर्जी। कैसा डायरेक्टर है? मैंने बोला अच्छा है, सारा आकाश बनाई उन्होंने, ऐसा सब नाम लिया। बोला लेके आओ उसको। तो मैं फिर ले करके नेक्स्ट डे टाइम रखा, बासुधर रसगुल्ले का डिब्बा लेके गए उनके यहाँ। सुना, हाँ जोगेश हम तुमको गाना देगा, मगर हमको नहीं पसंद आएगा तो तुमको भगा देगा, इधर मत लगाना। फिर बैठे, फिर एक ट्यून अप्रूव्ड हुई, और सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, मगर बोला तो उन्होंने बोला, मैंने तो नहीं बोला। मुझसे बोले कि एक राइटर है उसको लिखना नहीं आता है, हमारा गाना बहुत अच्छा लिखा, हमको वैसे ही गाना चाहिए। कौन दादा? गुलजार। हमारा गाना ना, मोरा गोरा अंग ले ले, मेरा श्याम रंग दही दे। मैंने बोला अच्छा ठीक है दादा। मैं ट्यून उनकी लेकर के गया और सीधा घर भागा। घर में भाग करके ट्यून पहले रटी। मैंने बोला इतनी भी मिस्टेक इधर उधर ना हो जाए। तो मेरे 7 मुखड़े लिखे। 7 मुखड़े उस गाने के? हाँ, मगर एक मुखड़ा लिखा, तुमने पिया दिया सब कुछ मुझको अपनी प्रीत दई के, राम करे यूं ही बीते जीवन तुमरे गीत गई के। गई के लगाया जानबूझ के। और आगे राधा कृष्ण, मैंने बोला बंगाली आदमी है, जैसे राधा थी कान्हा की प्रेमिका, ऐसा कुछ सब इस तरह का जरा पोइट्री में किया उसको। गए जाके दादा के हाथ में रख, देख रहा, हिंदी पढ़ लेते थे दादा। मैंने और भी 7 लिखे ना, दादा कहाँ अटक गए। मैं 2-3 बार बोला, चिल्लाए जोर से, जब हमको देखने नहीं देता है। अब मुझे लगा कि ये पहले ही वाला दही के वाला इनको पसंद आ रहा है। तो मैंने बोला पता नहीं बंगाली आदमी है, कहीं गड़बड़ सड़बड़ मीटर में ना हो जाए। तो मैं धीरे से गुनगुनाया साथ में। ऐसा देखा मेरी तरफ, तुम गाता भी है? नहीं दादा गाता नहीं है, हम ऐसे ट्यून को वो करता है। और फिर वो गाना भी आया ना? ये पहला गाना ये रिकॉर्ड हुआ। फिर एक था जब से हुई जिया की चोरी, लताई ने गाया था, पतंग सा उड़े ये मन जो है तेरे हाथों में डोरी। और एक मन्ना दा का उसमें गाना था, वो पिया मैंने क्या किया मुझे छोड़ के जाइयो ना, बैडली फ्लॉप पिक्चर। बिल्कुल। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए बासुदा, हम लोग सब पहुंचे दादर में, बॉम्बे लैब में। इंटरवल तक पिक्चर देख के उठे, मीरा भाभी भी थी साथ में। मीरा देव बर्मन। तुम इसको अच्छा डायरेक्टर बोलता था। हम नहीं करेगा, निकल गए। नहीं किया उन्होंने वो बैकग्राउंड। योगेश जी, बात चूंकि मन्ना दा से शुरू हुई थी तो मैं फिर से वहीं पर आ जाता हूँ। मन्ना दा के साथ आपने, मुझे जहाँ तक याद है, 2 बड़े गैर फिल्मी गीत लिखे जो उनके एल्बम का ज़रूरी हिस्सा हैं। ये कहाँ से आया था? ये उन्होंने आपसे लिखवाए थे या आपने उनको गाने दे रखे थे? ये किस तरह हुआ? नहीं, एक्चुअली HMV ने एक क्या सुपर 7 कुछ पता नहीं क्या करके एक डिस्क निकाली थी कि वो छोटी सी डिस्क में 4 गाने। तो मन्ना दा ने बोला कि, और उसका नाम था मयूरपंखी सपने। क्या बात है! तो वो अनजान का मुखड़ा है। वो अनजान का मुखड़ा था। मैंने बोला अनजान तू 2 गाने तू लिख ले, 2 मैं लिखता हूँ। तो
अंजन ने बोला ठीक है। ये हम लोग ने ट्यून पे नहीं लिखे थे, मेरा ख्याल जहाँ तक है। फिर अनजान का ये था मयूरपंखी सपने, सावन की रिमझिम में तिरक तिरक नाचे मयूरपंखी सपने। हाँ हाँ। और दूसरा इस तट बांधे उस तट बांधे, किस तट बांधे नाव रे माझी। और मेरा एक था वो रंगरेजवा, रंग दे ऐसी चुनरिया की रंग न फीका पड़े। अद्भुत गाना है, कमाल गाना है। वो थॉट कैसे आया था? कभी कभी कुछ पता नहीं दिमाग में ऐसा कुछ होगा। और दूसरा था कुछ ऐसे पल भी होते हैं, क्या बात। जब रात के गहरे सन्नाटे गहरी सी नींद में सोते हैं, तब मुस्कानों के दर्द यहाँ बच्चों की तरह से रोते हैं। क्या बात, अद्भुत गाना है। जो भी सुनता है उसके लिए बहुत प्रिय हो जाता है ये गाना। श्याम सागर ने शायद इसकी धुन श्याम बनाई। सागर ने, मैं उनको हमेशा रोशन जी और बर्मन दा का कॉम्बिनेशन बोलता था। अच्छा। बहुत अच्छे कंपोजर थे बेचारे, जल्दी चले गए। उनके साथ सुमन जी का मैंने एलपी भी किया था, उसमें एक गाना बहुत रेडियो में बजाया आपके। एक तो था वो कितनी बार मिले तुम मुझसे, कितनी बार मैं तुम तक आई। और एक था वो फिर आई संध्या सिंदूरी, फिर सुदियों के बादल में। क्या बात है, क्या बात है। ये अद्भुत गाना है ये। श्याम जी का वो चॉइस था, लिखो पोइट्री कुछ होनी चाहिए। तो ये बड़े नामी गैर फिल्मी गाने बन गए थे। मन्ना डे के कलेक्शन में ये हमेशा शामिल होते हैं और आज तक ये गाने सुने और सुनाए जाते हैं। इसी तरह आपने गैर फिल्मी गीत सलीलदा के लिए लिखे थे दूरदर्शन के ज़माने में, चलो भोर के राही जैसे, जो पुराने दिन पुराने पल और हमराही डरो नहीं। उनके बारे में बताइए, वो प्रोजेक्ट कैसे हुआ था? वो हॉलैंड में कोई दादा के फैन हैं, वो अभी भेजेंगे मुझे, गौतम चटर्जी जी। हाँ, तो उनका क्वायर के लिए बोला था मुझे गाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो काफ़ी गाने हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे। तो ये सब क्वायर वाले गाने ये सब क्वायर वाले गाने थे। और वो दिल्ली दूरदर्शन पे उन दिनों दादा कंडक्ट कर रहे हैं, लगातार दिखाए जाते हैं। हाँ योगेश जी, मीनू एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है। फिर मन्ना दा पर आ रहे हैं। उसमें दो बड़े बढ़िया गाने थे, एक तो अंतरा ने गाया था और एक मन्ना दा ने गाया था। इस फिल्म के बारे में बताइए। मन्ना डे और अंतरा का एक ड्यूएट उसमें, तेरी गलियों में हम आए। हाँ 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 हाँ। ये कोई पता नहीं आगरे से कहाँ से पार्टी कोई आई थी, फिल्म शुरू हुई, दादा की ही कहानी थी। अच्छा, उनकी हाँ, खुद की सलीलदा की कहानी थी। तो एक शॉर्ट बजट वो फिल्म थी। और गाने बहुत बजे उन दिनों, मीनू मीनू है ना कुछ। और एक वो गाना था ना, काली रे हाँ, तू तो काली काली है। हाँ, गोरा सा एक भैया क्या माव लाने वाली है, ओ बकरी। हाँ, बड़ी हैरत की बात है कि बकरी के लिए गाना लिखा और इतना सुंदर गाना बना है वो। दादा को अपना स्टोरीज और स्क्रिप्ट और इन सब का भी बहुत शौक था ना। और अक्सर वो मतलब गाना सिचुएशन बदल देते थे। अगर गाना आप उनकी फिल्मों में आपने नहीं देखा होगा कि वो कैबरे वेबरे उस टाइम पे अगर चलता था, शायद उनकी किसी फिल्म में हेलन नहीं होगी जी। हेलन कुक्कू जो भी होती थी वो कभी नहीं होंगी। वो हमेशा क्या सिचुएशन पे गाना, कोई एक अच्छा गाना उसकी जगह पर हो, जो क्वालिटी का काम है वो उस पर विश्वास रखते थे। उन दिनों कुछ गाने बजे थे। वो पिक्चर मुझे याद है, अनोखा दान नाम था उसका। बिल्कुल। हाँ, उसके गाने मुझे याद नहीं अभी बिल्कुल। जी। यही गाना मुझे याद है, अनोखा दान का। हाँ। इस गाने का अभी पिक्चरेशन जब हो रहा था तो दीदी के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दीदी ने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो, मगर वो कुछ फोनेटिकली गड़बड़ हो गया था जी। तो जब शूटिंग चल रही थी तो मेरे पास प्रोडक्शन का आदमी आया, बोला योगेश जी आपने वो आस्था का दिया क्या लिखा है? अब मैंने तो लिखा ही नहीं, आस्था का दिया। बड़ा परेशान रहा मैं, क्या था आस्था का दिया आस का दिया था, तो वो उन लोगों को साउंड कर रहा था आस्था का दिया। योगेश जी, सचिन देव बर्मन की बात चली थी और इस बातचीत की बहुत शुरुआत में हम मिली की थोड़ी सी बात करके और फिर आगे निकल गए थे। मिली पर आते हैं। बड़ी सुनी है जिंदगी और मैंने कहा फूलों से, ये बड़े महत्वपूर्ण गाने हैं। ये वो दौर है जो सचिन देव बर्मन का आखिरी का दौर था। इस फिल्म से जुड़े हुए अनुभव हमारे साथ बांटिए। उस पार के बाद दादा पता नहीं मुझे बहुत प्यार करने लगे थे। मतलब मैं शायद मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मैं इतना नहीं रोया हूँगा। जब बर्मन दा का देहांत हुआ, मुझे याद है मैं टेरेस पे मधुबन जहाँ रहता हूँ, वो टेरेस पे एकदम अकेला चला जाता था। मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, मगर वो पता नहीं क्या हो जाता था, खूब फूल करके रोता था जाके। बर्मन दा का कुछ ऐसा पता नहीं क्या हुआ, मालूम नहीं मुझे। और मिली के टाइम पे इतने इनोसेंट और इतने भोले लगते थे और इतनी कहानियाँ थी उनकी।
जिसमें सलीला भी कभी कुछ बताते थे। बाकी तो लोग कंजूस पंजूस ये सब तो बहुत चलता था। ये किस्से बहुत थे कि एक बार चर्च गेट के अपने घर से जा रहे हैं और मजरूर सुल्तानपुरी साथ में हैं और उन्होंने कहा कि केला उनके पास था एक ही और उन्होंने खा लिया और मजरूर से कहा आपको केला खाना है, वो दुकानदार खड़ा है खरीद लो और खा लो। ऐसे ऐसे किस्से मतलब अनकन्फर्म टाइप के किस्से हैं। बंगाली जो गौरी शंकर प्रसन्न मजूमदार जो बेस्ट सॉन्ग राइटर थे, तो उनको बंगाली में गाना लिख रहे थे, या आराधना किसी का, बर्मंदा का म्यूजिक था। तो बर्मंदा ने बोला कि तुम कितने बजे आएगा? तो बोला दादा कुछ 1 बजे आ जाएगा। तो बोला ठीक है, एक काम करो 12:30 के अंदर आ जाओ, साथ में खाना खाएगा फिर काम करेगा। ठीक है, गौरी प्रसन्न मजूमदार। और जब आए तो दादा ने 10 रुपए दिए, बोला खाना खा के आओ। ये तो गौरीदाना ही बताया था हमको, ऐसा। तो वो तो मगर मैं हमेशा जब भी गया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऑफर करते थे वो। मैं खाता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं थी, शाही भी बहुत था, मगर हमेशा कभी संतरा खा रहे हैं तो भले वो एक फाँक दें, खाएगा, वरना नहीं दादा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। ऋषिदा की फिल्म शुरू हुई चुपके, तो बर्मंदा के यहाँ मैं उस पार मैंने की थी और दादा की अच्छे बुक में था, और पंचमदा भी आते थे कभी कभी आकर के। अब पंचमदा तो दादा से बहुत तारीफ भी करते थे, ये करते, पंचमदा खुश भी बहुत थे। एक बार मैंने ऐसे ही बोल दिया था बर्मंदा को, पंचमदा क्या गाना, कोई गाना रिकॉर्ड हुआ था, तो मैंने बहुत तारीफ की, क्या पंचमदा? तो पंचमदा ने, दादा पीछे पड़ गए, सुना क्या। तो फिर जब दादा बहुत पीछे पड़ गए तब उन्होंने, दादा आपके धुन था। अच्छा, ट्यून बर्मंदा की थी और उसी को कह रहे हैं कि खराब है। मतलब मैं सुनाने को बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके कहीं पता नहीं मेरी रिकॉर्डिंग थी उस पहले थी या बाद में सुन रहे थे ये लोग, इस तरह का। तो 8-10 दिन मैं जाता रहा लगातार। उन दिनों में वो बीमार थे? नहीं, बीमार नहीं थे। वासुदा का कुछ पैसा ऐसा बाकी था, वासुदा से बात हुई तो वासुदा ने बोला वो चुपके तू लिख रहा है। मैंने बोला ऐसा बोला तो है। तो वासुदा पैसा जब फुल पेमेंट करके आए तो बोला कि तू नहीं लिख रहा है, मैं तो वहाँ देखा ऋषिकेश मुखर्जी और वो आनंद बख्शी बैठा हुआ था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला ऐसा क्या? और मैं उन दिनों सबको बोल दिया था, मेरे लिए बहुत बड़ी पिक्चर थी वो, सबको मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा पिक्चर कर रहा हूँ और ये वो। तो ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, मगर चूंकि हुआ ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ। मैं देवेन वर्मा मुझे मिले, मैं किसी पार्टी से आ रहा था, मैंने देवेन को बोला, देवेन जी को, क्या देवेन जी ऋषिदा क्या है? मुझे पैसा करके और पता लगा बख्शी लिख रहा है, मैंने दुनिया भर में बोल दिया इतनी बड़ी पिक्चर है, मैं बराबर करूँगा दादा को, मैं पार्टी में पी के आ रहा। बोला हाँ बराबर कर, मैं तुझे छोड़ देता हूँ उनके यहाँ। तो हम लोग पता नहीं कहाँ मिले थे, तो वो देवेन जुहू जा रहा था, तो वो मुझे ऋषिदा के बंगले में छोड़ गया कार्टर रोड के। निपट लो। और मैं घुस गया घर के अंदर, अरे दादा बोल करके एकदम। तो पता लगा वो आया नौकर, क्या बात है जोगेश जी? मैंने बोला वो दादा किधर है? बोला वो तो एडिटिंग, मोहन स्टूडियो में एडिटिंग में, कुछ काम था खास का। बोला नहीं ठीक है, मैं आया। अब तो गुस्सा तो फिर धीरे धीरे वही हो जाएगा ना। नेक्स्ट डे मैंने बासुदा को बोला, बासुदा पागल हुआ है तो क्या, ये लाइन सब प्रोफेशनल लाइन है, सब प्रैक्टिकल है, सेंटीमेंट में मत जा। तू सोचेगा वो तेरा इतना प्यार करता है, वो ये करता है, लाइन ऐसे जब तक वैल्यू है, और खुद बोलते भी हैं। आज मालूम है क्या है मेरा? नहीं, बर्थडे। मैं तो 4 बुक देखा था पहले पिछले, जब उन दिनों पूरा घर भरा रहता था। तो उन्होंने बताया तो मैं समझ गया, मैंने ठीक है। तो बर्मंदा को जो मैं फ़ोन कर लेता था कभी कभी, वो मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। तब हमारे फ़ोन नहीं लगा था, हमारे एक नीचे वैद्य जी थे और बर्मंदा उनको फ़ोन करते थे, वैद्य की कुछ दवा के बारे में बातें करते रहते होंगे। तो 1 साल के बाद फ़ोन आया, तो मुझे वो वैद्य जी ने बोला कि वो योगेश जी आपको बर्मंदा ने याद किया है। मैं छोड़िए, बर्मंदा ने याद किया है? बोला नहीं, बोला है क्या है तो फ़ोन करवाना। मैंने फ़ोन किया, किधर है? मैं गया घर पे। आ सकता है? कितना टाइम लगेगा? मैंने आधा पौना घंटा लगेगा। ठीक है आ जा। खुद तैयार थे एकदम सज धज के निकले। टाइम है? तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं अपना ऐसा सब रुकाया हुआ। गाड़ी धीरे धीरे पता लगा ऋषिदा के घर पे धर्मेंद्र जी बैठे हुए थे उस दिन। ऋषिदा आए उधर से निकल के, नहीं जोगेश दादा मैंने कुछ नहीं किया। तो दादा बोला हम क्या करेगा, हम समझा तुम फोक लिखता है। चुपके तो मॉडर्न पिक्चर है ना, तुम तो उस पार लिखा हमारे साथ, तो हम समझा तुम फोक लिखता है। अभी तुम कर रहा है पिक्चर मिली। ठीक है, फिर वही हंस के बोले सनम सारा गिला जाता रहा। जी। फिर आए साथ में, फिर मिली का काम शुरू। पहला ही गाना था, बड़ी सुनी है, वो किशोरदा
पहले आ गए थे रिहर्सल के लिए, और जैसे ही दादा उठे तो पैरालाइज अटैक आया उनको। मैं पहुंचा तब तक बॉम्बे हॉस्पिटल। फिर आदि इंडस्ट्री तो उधर ही, जितने म्यूजिशियन, आशा जी, ये वो सब, भूपेंद्र, हम लोग भागे भागे हुए। और उसके बाद फिर नहीं कभी दादा, फिर व्हील चेयर पे। और चूंकि ट्यून पहले बना ली थी उन्होंने, तो उन गानों का म्यूजिक का अरेंजमेंट है वो सब पंचम दा ने किया, और इस तरह से वो आखिरी फिल्म साबित हुई फिर। वो आखिरी फिल्म। उसके बाद मुझे मिलते थे पंचम दा के यहाँ भी मिले व्हील चेयर पे। उसका भी किस्सा किसी के पास नहीं था, आए तुम याद मुझे, जब पिक्चर एंड होने को आई। एक गाना और करना था, वो नहीं हुआ। गाना था मतलब बैले जैसा था, अमिताभ वो टेरेस पे दुष्ट राक्षस बच्चे खेलने के लिए नहीं देता था ना, वो सब था। तो एक गाना मेरे पास रह गया था, तो ऋषिदा ने एक दिन सिटिंग रखी कि किशोर दा के यहाँ आ जाओ। तो गए हम लोग सब। मुझे एक प्रभात मुखर्जी करके कलकत्ता से आते थे, उन्होंने तब तक टेप रिकॉर्डर दे दिया था, तब चल गया था टेप रिकॉर्डर। जी जी जी। तो उसमें वो गाना था, तो किसी को मालूम नहीं था। तो मैं आया, मैं ऋषिदा, किशोर दा, सब लोग, हम लोग बैठे हैं, बताओ गाना। ऋषिदा ने बोला, तो मैंने बोला ठीक है दादा लिख लीजिए। तो किशोर दा ने लिख के फिर सब बैठे हुए। हाँ फिर गाना बताओ। गाना कैसे बताओ, गाना तो बता दिया। अरे धुन बताओ, धुन। मैंने हाँ तो और कौन बताएगा। तो किशोर दा बोल बोल बोल। मैं दादा मैं गाऊंगा क्या, सुना क्या क्या ट्यून क्या है। तो मैं गा दिया, मुझे तरन्नुम जैसी ट्यून लगी। जी जी। वैसे मैंने गा दिया सिंपल सिंपल। फिर म्यूजिशियन उनके वो अरेंजर आए, तुम गाना गलत सिखा दिया और ऐसा कर दिया और रिदम का ऐसा हो गया, लोचा हो गया। किशोर दा खूब चिल्लाए। योगेश ने जो सुनाया ना वही गाऊंगा मैं, कुछ उसमें रिदम विदम नहीं चाहिए। मुझे रिदम विदम का मुझे मालूम नहीं। ये कौन सा गाना था? आए तुम याद मुझे। मुझे तरन्नुम स्टाइल लगता था, आए तुम याद मुझे गाने लगी है। मुझे ऐसा कोई चमत्कार कुछ नहीं लगता था। जी, तो फिर वही ट्यून बन गई। हाँ वही ट्यून वही थी, कुछ पता नहीं इन लोगों का वो कहीं झोला क्या होता है मालूम नहीं। उजाली उनकी यादों की इस कार्यक्रम में गीतकार योगेश। योगेश जी, छोटी सी बात की बात हमने नहीं की, उसमें ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, फिर न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, या जाने मन जैसे 3 अलग अलग रंग के गाने थे सलील दा की फिल्म, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली बासुदा का नाम हो गया जी कि शॉर्ट बजट में और अच्छी मीनिंगफुल फिल्में बनाते हैं, तो BR फिल्म्स ने उनको साइन किया। और ये छोटी सी बात, तो वहाँ तो साहिर साहब लिखते थे गाने, तो वो फिक्स हो गया। सलील दा तो थे म्यूजिक डायरेक्टर, तो साहिर साहब के साथ सिटिंग हुई और हो के, और 1 महीना हो गया। तो चोपड़ा साहब ने बोला कि क्या हो रहा है, गाना अभी छोटी सी फिल्म है, गाना ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। सलील दा को बोला क्या दादा ये, दादा ने बोला कि वो साहिर साहब गाना देंगे तभी रिकॉर्ड होगा। साहिर साहब को शायद ट्यून पे प्रॉब्लम होती होगी दादा के, तो फिर इंद्रजीत सिंह तुलसी उनका नंबर आया। फिर उन्होंने कोशिश की, तो वो सलील दा को नहीं अच्छा लगा। बोला क्या पंजाबी जा मुँह धो के आ, ये करके आ, वो करके आ, उस तरह का कुछ था। तो उन्होंने बोला अरे ऐसे कैसे पिक्चर बनेगी, गाना ही नहीं रिकॉर्ड होगा, इतने दिन हो गए, 2 3 महीने हो गए। तो दादा ने बोला कि एक्चुअली मेरा एक राइटर है वो योगेश। तो बोला दादा आपको बोलना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बोला। साहिर साहब लिख रहे थे, तो फिर मैं कैसे बोलता। जी जी। तो बोला ठीक है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बोलिए ये जो ट्यून हमने अप्रूव की है उस पर वो लिख के लेके आए। तो हमने जाने मन लिखा था। अच्छा, वो तो कोई मार्च पास्ट की ट्यून है ऐसा मैंने सुना था, सलील दा का एक्सपेरिमेंट था वो। नहीं दादा का बंगाली में हिट गाना था। अच्छा, वो हिट गाने की ट्यून बंगाली में प्रजापति, शायद तितली को बोलते हैं। जी जी, प्रजापति ऐसा कुछ करके था उनका। हाँ। और बाकी के 2 बाकी के ये दिन क्या आए और न जाने क्यों होता यूं जिंदगी के साथ। जी जी। दादा ने ट्यून दी, ट्यून पर ही किया गया काम, ट्यून पे किया गया काम है। और जो सिचुएशन मुझे दी थी, मैं बासुदा को बोला क्या बासुदा सिचुएशन दी, मैं कहाँ इमेजिनेशन में खोया हुआ हूँ कि ये दिन क्या आए, लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। वो जब आएगा लौट करके तो ऐसा होगा, उसको लगेगा भले ही कल्पना में हो और इसमें वो क्या, वो आकर के कभी टेनिस खेलता है, कभी पट्टे वो बांधता है, कभी वो अपना वो अंडा उसमें गिर जाता है, वो खा लेता है, सब क्या लगा। जैसे वर्ड्स लिखोगे वैसे ही पिक्चराइज करूंगा मैं, मेरा वो स्टाइल नहीं है। और न जाने क्यों तो सिचुएशनली है। जी जी। वो हालांकि उसमें एक जनरल वो है कि आदमी किसी की भी लाइफ में जब आदमी नहीं रहे, बिछड़ जाए चाहे गुजर जाए, वो कहीं पर भी वो जब मिस करती है पहली बार। जी जी। योगेश जी, पंचम का जिक्र निकला और आपने बताया कि मिली के काम को बाद में पंचम ने पूरा किया, अरेंजमेंट का काम किया। बाद में आपने पंचम के साथ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्में की जिनमें
मंजिल और शौकीन मुझे सबसे ज्यादा जिक्र करने के लिए मन करता है। तो पहले मंजिल की बात की जाए, जिसमें सबसे मशहूर गाना है, जिसमें पूरी मुंबई दिखाई गई है और वो रिमझिम गिरे कोई साथ। बारिश ऐसी नहीं होती जिसमें वो गाना ना बजाया जाए। हाँ। पंचम के साथ काम करने के अनुभव को बारे में पंचम जी से मुझे मिलाया था एक्चुअली देवेंद्र वर्मा, जी। और लक्ष्मण जी, एलवी लक्ष्मण जी के लड़के थे उन्होंने भी। मैं उन दिनों राजश्री की फिल्म कर रहा था, तो सपन जो उनके साथ थे, सपन चक्रवर्ती, वो उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। वो लेने के लिए मुझे आए थे रिकॉर्डिंग में, और बोला था कि वो देवेन की फिल्म के गाने करने हैं। तो वो उस फिल्म में मुझे लिखने का कुछ वो गुंजाइश नहीं थी, मगर वो फिल्म आर.डी. बर्मन के यहाँ कर रहा हूँ, ये बड़ी बात थी। और पंचम दाता वहाँ रहते थे, वो सीजर पैलेस में। तो वो फिल्म का नाम था बड़ा कबूतर। वो शुरुआत थी पंचम दा के यहाँ। और बासुदा की फिर शुरू हुई जब मंजिल, 4-5 प्रोड्यूसर थे, मेरे ख्याल से 4-5 साल में कंप्लीट हुई पिक्चर। 3 ही गाने थे उसमें, और वो गाने बाद में पॉपुलर होंगे नहीं होंगे तो क्या पता लगता है। पंचम तो खैर अच्छे म्यूजिक देते थे, उन दिनों नाम भी उनका था। बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लोगों में से एक थे जो मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले। और शुरू में काम के प्रति बहुत उनका वो था, मतलब 10 बजे बैठ जाना हारमोनियम ले करके। वो बोलते ना कि वो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ धीरे धीरे बुराई भी, बुरे लोग भी घुसने लगते हैं, पनपने लगते हैं। बिल्कुल। मैं तो खुलेआम बोलता था, तब भी बोलता था, अब भी बोलता हूँ। लोग उनको पहले से अलर्ट कर देते। बाद में ये हो गया था, हम जब काम कर रहे थे, एक तो हमारा नंबर 5वां आता था। पहले होते थे मजरू साहब, आनंद बख्शी, गुलजार डायरेक्टर भी हैं, फ्रेंड भी हैं। चौथे गुलशन बावरा होते थे, अरे यार करके। और एक हम थे जो दयालु, जब दया हो गई हमको तब पिक्चर मिलेगी। जी जी। तो बोलते थे आता नहीं है तू। अब मैं कभी गया नहीं कभी किसी के यहाँ, जब काम हुआ तभी गया। तो ट्यून उन दिनों बैठ के बनाना, ये करना वो करना। बाद की फिल्मों में क्या हो गया, जैसे ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर गए, संभाल ले, वो एक वीकनेस बन गया था। हारमोनियम लेकर के सामने ही बैठते थे पंचम दा के। वही धीरे धीरे उनका था, जो लगन थी, जो वो सब था। सीधे आदमी थे बेचारे। हमको फिल्में वही हिस्से में आती थी जिसमें जो कम बजट की होंगी, छोटी स्टार। एक पिक्चर थी जीवन मुक्त, साउथ की हीरोइन थी, पता नहीं कौन था, गिरीश कर्नाड, इस तरह का। बाद में एक बनी थी आखिरी बदला। आर.डी. बर्मन के साथ जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, शौकीन है, जिसमें 1-2 बड़े बढ़िया गाने थे, जैसे जब भी कोई कंगना खन के। एक्चुअली ये जो गाना था, ये बर्मन दा का गाना था। अच्छा। बर्मन दा का एक रिकॉर्ड था जो बासुदा ने सुना हुआ था। तो बासुदा वो रिकॉर्ड लेकर के आए, बोला यही गाना चाहिए मुझे। तो पंचम दा ने बोला ठीक है। मैंने उसमें वो कैरेक्टर के हिसाब से 3 बुड्ढों की जैसी कहानी थी जी, एक दिलचस्प किस्म की फिल्म थी। थोड़ा पोइटिकली ही उसको कोशिश की थी। अद्भुत गाना बना था वो, बढ़िया गाना बना था। उसके बाद मेरा एक फेवरेट गाना है जो उतना बजा नहीं, मगर एक फिल्म में ऋषिदा ने ही डायरेक्ट की थी, रंग बिरंगी। उसमें वो कभी कुछ पल जीवन के लगता है कि चलते चलते कुछ देर ठहर जाते हैं। क्या बात है। ये अनुराधा पौडवाल जी। हाँ। और अनुराधा पौडवाल जी को मैं लेकर के गया था पंचम दा के यहाँ। हाँ, अनुराधा पौडवाल और आरती मुखर्जी। पिक्चर भी बहुत नहीं चली, मगर ये गाना मेरी पसंद का कि मैंने लिखा है। क्या बात है योगेश जी। शौकीन का एक गीत जिसको छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो जो गाना है, वो गाने में गाना बनने की बात आती है, और दादा मुनि ने खुद गाया इसको, चलो हसीन गीत एक बनाएं। अजब गजब सी सिचुएशन है। ये गाना किस तरह से तैयार हुआ? ये सिचुएशन तो थी दिलचस्प। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो ये गाना गाया था सपन चक्रवर्ती, और कोई कनाडा से कोई आई थी नई लेडी, उन्होंने गाया था। तो जब ये पिक्चराइजेशन के लिए जा रहा था तो दादा मुनि को सुनाया गया, तो दादा मुनि ने वो कैसेट फेंक दी थी। ये मेरे ऊपर पिक्चराइज नहीं होगा। मैं खुद गाऊंगा। ओहो। ये खुद अशोक कुमार जी ने खुद बोला, और खुद वो गाना रिकॉर्ड हुआ, उन्होंने गाया। क्या बात। एक गाना आपने मदन मोहन के साथ किया है? अब मैंने पूरी फिल्म की थी, डायलॉग्स भी मैंने किए थे। डायलॉग्स भी लिखे हैं? डायलॉग्स भी, मगर वो न फिल्म का पता चला न कुछ। मगर वो पता नहीं एचएमवी ने डिस्क उसकी कैसे निकाल दी थी, मुझे मालूम नहीं। चालबाज, जिसमें वो जाइए हमसे खफा हो जाइए, यही गाना था जो मदन मोहन जी ने मुझे बोला कि बहुत बढ़िया ट्यून है। मैंने बोला मदन जी मुझे एक गाना तो कम से कम, एक गजल तो लिखने दीजिए। बोला बहुत बढ़िया ट्यून है। तो ट्यून पर ही लिखना पड़ा आखिरकार आपको। मुझे आगे चलकर धीरे धीरे योगेश जी गाने कम होते चले गए। उन दिनों में आपको कैसा लग रहा था? मेरे साथ तो कम ही थे शुरू से ही।
उसका रीज़न था, एक तो मेरा कहीं नहीं आना जाना, दूसरा जैसा किसी को अच्छा लगे तो बुलाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा, तीसरा क्या है कि आपको कितना चतुर होना चाहिए या आपको किस तरह काम हासिल करना चाहिए। मैं कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि बड़ा मैं भोला भाला कोई ऐसा वो जैसे फिल्मों में होता था, ऐसा कुछ नहीं हूँ, जानता सब हूँ, मगर वो मुझे लगता है मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता है। मैंने देखा, मैं अभी अपने कज़न को बता ही रहा था, प्रवीण जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कुछ दिन पहले मैंने फारूक कैसर, मैं सुबह उसको 9 बजे से लेकर के उनको बेचारों को बप्पी लहरी के यहाँ एक गाने के लिए, उनको कोई गाना नहीं लिखवाता था, क्या गाने उन्होंने लिखे हैं अपने टाइम पे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, कुर्बानी कुर्बानी गाना कल्याण जी के यहाँ गाने के लिए, तो मैं कभी बैठा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और बप्पी के यहाँ तो मैं बप्पी को तो बोल करके आया था, मैं एक बार तुम आता नहीं है, मैंने तो फिर भी उसके साथ 5-6 फिल्में की हैं। उसमें से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे हाँ, अपने पराये का अपने यशोदास वाला गाना है, श्याम रंग रंगा, हाँ श्याम रंग रंगा, और ऋषिदा की भी की है, कई फिल्में की, मगर तमीज़ जिसको बोलते हैं, तुम आता नहीं है, एक दिन बोला तो मैंने तुलसीदास जी का दोहा नहीं मालूम तुमको कि देखत ही हर्षत नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ ना जाइए कंचन बरसे में। ये अपना प्रकाश मेहरा जी का जो वो था स्टूडियो, सुमित, हाँ सुमित, वहाँ पर ये डायलॉग मैं कभी नहीं गया, तुम कैसा है। योगी जी, राजेश रोशन के साथ 2 इम्पोर्टेंट फिल्में जिनका जिक्र हम करेंगे, बातों बातों में और फिर प्रियतम। हाँ, प्रीतमा में मैंने यूनुस जी एक ही गाना लिखा, कोई रोको ना दीवाने, कोई रोको ना दीवाने को, और उसके बाद प्रोड्यूसर ने मुझे बुलवाया, कहीं बाहर गए थे, रिकॉर्डिंग में नहीं थे, और फिर आके उन्होंने मुझसे बोला कि कैसा लगा आपको गाना। मैंने बोला मैंने तो लिखा है तो मुझे शायद अच्छा ही लगा होगा, मगर मेन कि वासुदा डायरेक्टर है उनको अच्छा लगा इसलिए रिकॉर्ड हुआ है गाना। क्या बकवास गाना, ऐसा उन्होंने बोला। दीवान जी थे प्रोड्यूसर। मैंने बोला आप बकवास लगा है तो फिर आप सोच लीजिए आगे भी बकवासी गाने मैं लिख पाऊंगा आपके यहाँ, तो मैं हाथ जोड़ करके आप किसी और से लिखवा लीजिए। तो फिर अनजान ने लिखे, लेकिन वो गाना बड़ा हिट हुआ, वही गाना आज तक सुना जाता है वो गाना। और बातों में 2 गाने मैंने लिखे थे जी, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो रह लेंगे, और न बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। तो सिचुएशन के हिसाब से जैसे ये पिक्चर थी, और अच्छे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है राजेश रोशन जी के साथ। वो भी ट्यून्स पर लिखवाते थे। हाँ, एक मैंने और फिल्म की जिसका जिक्र आपने नहीं किया, और शायद वो उतने गाने उसके चले भी नहीं जी, मगर म्यूजिक फिर भी अच्छा था। वो एक फिल्म थी राजेश रोशन जी के साथ, दिल लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, धर्मेंद्र हेमाजी वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसका एक वो गाना, मैं कौन सा गीत सुनाऊं, क्या गाऊं, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, और एक स्क्रीन प्ले के साथ गाना था जो किशोरदा ने गाया था साइकिल पे, होली का गाना जो है, जीजा जी ने जीजी को धोखा दिया, वो सब, जिसमें काफ़ी पूरा स्क्रीन प्ले पूरा सीन है, वो भी एक महत्वपूर्ण। एक्चुअली मैंने बैठ करके कैलकुलेट किया कि मेरे टाइम के म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, बप्पी लहरी एक है, एक राजेश रोशन है, बाकी जो हैं वो एक्टरों ने अपने प्रोडक्शन हाउसेस बना लिए हैं। उसमें जो भी एंट्री होगी, जिसकी भी एंट्री होगी, जैसे एंट्री होगी, वो जाने किस तरह होती है, मुझे मालूम नहीं है। इन दिनों क्या हो गया था कि वो हल्का फुल्का, उतनी मेहनत नहीं लगती, इतना सोचना नहीं है, ऐसा सब चल रहा था। क्योंकि एक दिन एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे बोला, मैंने लिखा वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। क्या बात है। तो सब मुझे बोले आकर के, ये वक्त का परिंदा बदल दीजिए, वक्त का परिंदा। मैंने क्यों भाई वक्त का परिंदा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बोला नहीं। तो बाद में मैंने बोला ये कौन हो सकता है, तो पता लगा वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से पूछा कि वक्त का मतलब मालूम है? हाँ, टाइम। और परिंदा बर्ड। मैंने बोला टाइम और बर्ड, वक्त का परिंदा यही है ना मतलब? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तुमने ही बोला है, समझे। ये गाना रिकॉर्ड होगा और इसके बाद मैं कोई गाना नहीं लिखूंगा। तो जब लोगों की ये समझ हो गई कि आदमी को शब्द समझ में नहीं आए तो वो कंपोज क्या करेगा, भले ट्यून भी अगर दे तो उसको क्या समझ में आएगा। तो प्रवीण जी को लेकर के मैंने पूरा 1 साल तैयारी की उनके कंपोजिशन में, मतलब, और मुझे पूरा विश्वास है, मतलब मेरी जिद है, पूरी होती है कि नहीं होती है। प्रवीण कभी कभी गलती क्या करते हैं कि ऐसा चल रहा है, नहीं, हमको पूरा इतिहास बदलना है, हमको ऐसा चल रहा है नहीं। हम जब आए थे तो अनुरागी मन रिकॉर्ड हुआ था, रजनीगंधा अनुरागी कोई वर्ड यूज करता नहीं था। ये जो मन की सीमा रेखा है कोई यूज नहीं करता था।
इस तरह के शब्द। अभी वो जो महेश भट्ट जी के यहाँ जो राइटर लिखते हैं, मैंने महेश जी से पूछा एक उस दिन, बोला योगेश जी आपको हमारे यहाँ क्यों इंटरेस्ट ऐसा लगता है कि आप, पहली फिल्म मैंने लिखी थी उनकी, मंजिल और भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भूपेंद्र बोला का गाना महेश था। जी मुझे आपके यहाँ कम से कम लिखने का तो है, खला वर्ड कौन लेता है? सही बात वो है। कादरी जी ने लिखा है। सईद कादरी ने जोधपुर हाँ के। हाँ, आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। तो इतना मतलब बढ़िया शब्द, तो ये चेंज करना है हमको मतलब एक ट्रेंड आए कि जिसमें लोग बोले यार वो वर्ड्स भी समझ में आ रहे हैं और मेलोडी भी है। योगी जी, जिस तरह का बदलाव संगीत और गीत की दुनिया में आया है, आपने एक इशारा तो किया कि आजकल चीज़ें बहुत फटाफट संस्कृति का शिकार हो गई। आप कितने नए गाने सुनते हैं और कितने बर्दाश्त कर पाते? मैं एक्चुअली सुनता ही नहीं हूँ, सबसे पहली बात आपको बता रहा हूँ। दूसरा, वो टीवी इतना चलता है तो वो मौका नहीं होता है, सिर्फ रेडियो वो लगा करके वही सुनता हूँ। आपके गाने जब आपको रेडियो पर बजते सुनाई देते हैं या टेलीविज़न पर नज़र आते हैं तो क्या बातें याद आती हैं पुराने वक्त की? नहीं, मुझे बस खाली यही एहसास होता है कि जो इतनी घंटों मैं सुनता हूँ, जैसे एक चैनल के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारे लेटेस्ट गाने जो नहीं भी सुने होंगे ना वो होंगे, और ये जो बजाते हैं ये वो गाने हैं जो मैं कभी टीवी पे उसमें मैं देखता हूँ, मुझे अरे राजेश खन्ना और ये अपना जीनत अमान के ऊपर ये गाना था, भीगी भीगी रातों पर, मतलब वो सब मेमोरी और यहाँ की सुना हुआ यहाँ का। एक्चुअली क्या है, ये जो गाने हैं ये सब ये विजुअल्स हैं, ये गाने नहीं हैं। मैं इतनी बार ट्यून मैंने कोशिश की कि ये चमक चल लो, क्या ये बोल क्या रहा, चमक चल लो, समझ में नहीं आया मुझे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राइटर हूँ, और अभी एक आध राइटर कादरी जी क्या, मैं महेश भट्ट जी से तारीफ करके आया था। जी जी। मैंने बोला कम से कम सुनने को तो मिलता है ना, कुछ गाने अच्छे हैं। आप बहुत अच्छा आपने काम किया है, आपका गाना नहीं बज सकता है। मैंने बहुत अच्छा गाना लिखा है, मेरा गाना नहीं बजेगा। अभी एक लॉस एंजल्स से एक लड़की आई थी, उसने गाना रिकॉर्ड किया, मुझे अच्छा पैसा दिया, आई और 15 दिन में 25-30 लाख रुपए खर्च किए उसने, और दे दनादन रेडियो पे बजा, और मुझे फ़ोन आने लगे, योगेश जी आपका गाना बज रहा है, आपका गाना बज रहा है, और बस उसके बाद ख़त्म हो गया। तो जब इस तरह गाने बजेंगे तो ये अच्छा संगीत मतलब कैसे बाहर कैसे आएगा? बिल्कुल। तो हम ऐसे ही प्रोडक्शन में करेंगे कि जहाँ प्रमोशन भी होगा गाने का, प्रमोशन नहीं होगा तो सब रह जाएगा। योगी जी, इतनी विस्तृत बातें हमने की हैं, और कहाँ से शुरू किया था लखनऊ में आपकी शुरुआत से, और फिर आज के दौर तक हम आए। सचमुच आपकी यादों के उजाले जो हैं उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे स्टूडियो को रोशन कर दिया। मुझे जो आपने एक इंटरव्यू दिया था उसका अंत जो है हमने किया था आपकी कविता से, मेरे गीत गुनगुनाते रहना। आज भी हम वहीं से ख़त्म करेंगे इस प्रोग्राम को। वो कविता हमें सुनाइए। मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफ़र, मुझे याद दिलाते रहना। ये गीत ही ऐसे मोती हैं संगीत में जब ये ढलते हैं, पत्थर भी पिघलने लगते हैं, मौसम भी बदलने लगते हैं। मेरे बाद भी इन गीतों से सपनों को सजाते रहना, मेरे गीत गाते रहना, इन्हें गुनगुनाते रहना, मैं भूलूं अगर गीतों का सफ़र, मुझे याद दिलाते रहना। योगेश जी, मैं और विविध भारती के हमारे सभी साथी और हमारा श्रोता परिवार बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी सारी बातें, गानों के पीछे की कहानियाँ, एक पूरा दौर इस प्रोग्राम के जरिए हमने जी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार योगेश से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपको सुनवाई जा रही है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।